हाँ दोस्तों, हम लोगों ने साइंस सीरीज परफेक्शन आईएएस का जो 90 डेज का प्लान था उसमें साइंस के जो 17 दिन में इन्होंने ख़त्म किया साइंस को। तो इसका आज हम लोग दूसरा जो टॉपिक है इसको ख़त्म करते हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो पहला क्वेश्चन, भोजन में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो भोजन में ऊर्जा को जो मापा जाता है वह है कैलोरी के रूप में। भोजन में ऊर्जा कैलोरी के रूप में व्यक्त की जाती है। बाकी जूल जो है वो ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक है, सेल्सियस तापमान का मात्रक है, केल्विन भी तापमान का ऐसा यूनिट है। तो भोजन में ऊर्जा जो है वह कैलोरी के रूप में व्यक्त होता है। जूल ऊर्जा कार्य का ऐसा ही मात्रक है, केल्विन जो है तापमान का ऐसा ही मात्रक है, सेल्सियस तापमान का एक व्यवहारिक इकाई है और 0 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है 273.15 केल्विन होता है। बाकी इससे पहले कई अभी एसआई यूनिट्स जो है वो पूरे दुनिया में प्रचलित है। इस पद्धति को सर्वमान्य पद्धति माना गया है, एसआई यूनिट्स को। बाकी इससे पहले एक पद्धति थी सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति थी? सीजीएस पद्धति। अनेक पद्धतियाँ थी इससे पहले, सीजीएस पद्धति, इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहा गया। उसके बाद एक था एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। एक पद्धति था एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो अनेक पद्धतियाँ थी। अभी इन सभी के बाद धीरे धीरे फाइनल आया एसआई यूनिट जो एमकेएस से तुलना रखता था। उष्मा और ऊर्जा की एसआई इकाई अभी ऊपर बताया जूल। उष्मा और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या थी? जूल। अभी ऊपर उष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। न्यूटन जो है वह बल का ऐसा ही मात्रक होता है, पता होगा सबको। कैलोरी जो है वह ऊर्जा की इकाई होती है, कैलोरी ऊर्जा की इकाई अभी ऊपर पता चला। और केल्विन तापमान का ऐसा यूनिट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जब कोई मशीन चलती है तो उष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और यह उष्मा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह उष्मा घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। यह उष्मा हमेशा घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई मशीन चलती है तो उष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। यह उष्मा जो है घर्षण के कारण उत्पन्न होती है और घर्षण एक प्रतिक्रियात्मक बल है, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में। अगर एक तमाचा दिए तो उधर से भी दूसरा तमाचा मिला तो वो प्रतिक्रिया हो गया। तो क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में, तो यह हम क्रिया करते हैं उसके प्रतिक्रिया के रूप में घर्षण उत्पन्न होता है और वही घर्षण से कुछ उष्मा निकलती है जो बर्बाद होती है और यह हमेशा व्यर्थ होती है, इसलिए इसको नकारात्मक कहा जाता है। यह नकारात्मक घर्षण हमेशा घर्षण के कारण किया गया कार्य जो है हमेशा नकारात्मक होता है। घर्षण बल एक गैर संरक्षी बल है। इस बल को अभी तक संरक्षित नहीं किया गया है, स्टोर करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो कार्य तब होता है, कार्य कब होता है? जब हम किसी पर धक्का लगाएं। तो जब कोई बल यानी कि धक्का किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की रेखा में, यानी जिस दिशा में जा रही है उस अनुप्रयोग की दिशा में विस्थापित यानी कि दूरी कर देता है, धक्का देता है, लगाता है, वही कार्य है। तो कार्य सही बात है, ये सही ऑप्शन है। दूसरा है बल तथा बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य क्या है? यहाँ पे कार्य है बल और बल की दिशा में तय की गई विस्थापन का गुणनफल है। तो यहाँ पे कार्य की परिभाषा है। कार्य की परिभाषा क्या होती है? बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल और बल की दिशा में, अगर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई पिंड है तो इस पिंड को धक्का मार के यहाँ पहुँचा दिए, तो इधर बल लगाए तो यह बल लगा, तो यह बल जितना बल लगा उस और इस बल की दिशा में तय की गई दूरी, यह चल के आया यहाँ पे 5 मीटर। तो 5 न्यूटन अगर बल लगा और इसको हम 5 मीटर धक्का दे दिए तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को जो कहते हैं वही होता है कार्य। क्या हो गया? कार्य। 25 न्यूटन मीटर हो गया, तो यही कार्य जूल 25 जूल। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य होता है, क्या होता है? तो कार्य की परिभाषा क्या है? बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी को या विस्थापन को। विस्थापन का अर्थ दूरी ही होता है। विस्थापन का अर्थ क्या होता है? दूरी। कैसे? जैसे कि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो ये ऐसे चल के यहाँ पे पहुँचा फाइनली, तो यह कुल यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि 100 मीटर अगर ये चला तो ये इसका दूरी 100 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ ये न्यूनतम दूरी, यह न्यूनतम दूरी जो है यह हो गया, मान लीजिए कि 20 मीटर होगा, तो ये 20 मीटर। तो इस न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। न्यूनतम दूरी जो है ना, ये न्यूनतम दूरी, इसी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन का परिभाषा क्या होता है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बाकी पूरा जो डिस्टेंस है वो दूरी है, पूरी लंबाई तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो कार्य की परिभाषा क्या है? कार्य का परिभाषा होगा बल और बल की दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी के गुणनफल को, या बल और बल की दिशा में तय की गई विस्थापन को जो है, विस्थापन जो है उसका गुणनफल होता है, वही कार्य कहलाता है। कार्य, तो ये परिभाषा सही है। तीसरा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा, अभी ऊपर बताया, नकारात्मक होता है। ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यानी कार्य, चौथा ऑप्शन देख ले, कार्य की कोई दिशा नहीं होती लेकिन इसका चिन्ह होता है, यही सही है। कार्य किसी भी दिशा में हो सकता है। अनुभवतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत होती है। घर्षण बल और विस्थापन जो होगा दिशा उसकी विपरीत होगी, तभी घर्षण। अगर इधर हम लग रहे हैं तो एक प्रतिक्रिया बल इधर लगेगा, तभी बीच में घर्षण उत्पन्न होगा। अगर इधर बल लग रहा है, इधर हमको काम करना है, तो यहाँ पे घर्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे घर्षण ऊर्जा उत्पन्न, घर्षण बल का निर्माण नहीं होगा। घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी।
एक अर्ग कितना होता है 10⁻7 जूल -7 जूल के बराबर होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। एक अर्ग, तो अर्ग जो है वो सीजीएस प्रणाली किसका, सेंटीमीटर, अभी वो बताया सीजीएस पद्धति, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति होता है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड प्रणाली में ऊर्जा और कार्य का जो मात्रक था उस मात्रक को अर्ग में व्यक्त किया जाता था। तो एक अर्ग का, और जूल जो है यह एसआई मात्रक है, जूल जो है यह कार्य ऊर्जा का, जूल जो है यह एसआई मात्रक है। सीजीएस मात्रक जो कार्य ऊर्जा का कौन है, जूल, अर्ग, अर्ग। तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल होता है। यह सही मतलब सही आंसर होगा -7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यह कथन एक, यह लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। यह कथन गलत है, निगेटिव होगा। यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच के कोण अधिक हो, यहाँ दोनों उल्टा कथन है। यदि लगाया गया बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य नहीं अधिकतम होगा। भाई 90 डिग्री पे किया गया कार्य अधिकतम होगा। एफ एस कॉस थीटा होता है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू ना सबसे अधिक, कॉस थीटा का जो मान होता है सबसे अधिक, कॉस 90 का मान 1 होता है। तो बाकी जो कॉस 0 से लेकर 90 के बीच का मान होता है वो घटते जाता है, यानी 1 से कम होता है। कॉस 60 का मान, कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो कॉस थीटा, और सबसे अधिक जो कॉस 0 का मान 0 होता है। कॉस 0 से 90 की ओर जाने पर ना वैल्यू बढ़ते जाता है। तो जब 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है तो क्या कार्य यहाँ पे अधिकतम होगा, वो शून्य नहीं होगा। कार्य एक कैसी राशि है, पता है इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है तो यह एक अदिश राशि है। केवल परिमाण होता है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती, इसका चिन्ह होता है, कार्य का चिन्ह होता है। तो कार्य क्या होता है, बल और बल की दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी या विस्थापन, बल और बल की दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी या विस्थापन का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। अभी बताया कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो W बराबर क्या बताया था हमने, एफ एस कॉस थीटा। भाई साहब यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा है, तो अपने एस मतलब डिस्टेंस होता है, फिजिक्स में एस का मतलब होता है डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस को एस से डिनोट किया। यहाँ पे इन्होंने डी दिया है, तो एफ डी कॉस थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो इसने विस्थापन माना है, वही न्यूनतम दूरी या विस्थापन, बात बराबर है। तो एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा बराबर है, डी मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुआ और एस मतलब ही दूरी मतलब विस्थापन हुआ। तो मतलब एस मतलब न्यूनतम दूरी को हम न्यूनतम दूरी मतलब एस ले लिया है, यहाँ पे डी लिया है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, एस और डी इक्वल। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है। बल और विस्थापन जो दूरी तय, विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है। तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी का जो क्षेत्रफल निकलेगा, गुणनफल का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो किया गया कार्य होगा। सिंपल सा है यह क्वेश्चन, बस घुमा दिया है। कार्य ध्यान से देख के बनाइएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। कार्य क्या होता है, किया गया कार्य एक अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसका चिन्ह होता है। किया गया कार्य बल और बल की दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी या विस्थापन कार्य कहलाता है। बल विस्थापन ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वह कार्य को देता है। बल और विस्थापन ग्राफ क्षेत्रफल कार्य देगा, क्या है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य की परिभाषा है। त्वरित कार्य इसका उदाहरण है। त्वरित कार्य किसका उदाहरण है, तो ऋणात्मक कार्य का। त्वरित कार्य ऋणात्मक किसका उदाहरण है, तो ऋणात्मक कार्य का, शून्य कार्य का, धनात्मक कार्य का, उपरोक्त सभी का। तो त्वरित कार्य जो है वह धनात्मक कार्य का, यानी कार्य का त्वरण बदल रहा है तो वह धनात्मक कार्य कर रही है। त्वरित कार्य किए गए धनात्मक कार्य का एक उदाहरण है वाहन के त्वरण के दौरान वाहन पर लगाए गए बल की दिशा और बल गति की दिशा समान रहती है, अर्थात लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है वह तीव्र होगा, इसलिए किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। और कार्य किया गया W बराबर, W यानी कि कार्य वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा, जो लोग याद हो वो अपना यूज करें। क्वेश्चन पूछ सकता है, एफ का मान फोर्स का मान दे देगा कुछ 2-4-5 न्यूटन, डिस्टेंस दे देगा 2-4 मीटर और थीटा का मान दे देगा 45 डिग्री। बोलेगा कि आप लोग अब यहाँ पे कार्य निकालें। तो कार्य कैसे निकलेगा, तो एफ एस कॉस थीटा, तो एफ मतलब 5 दिया है, 5 न्यूटन अगर बल है एफ, और डी दे दिया है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दे दिया है। 45 डिग्री का मान आप लोग को कॉस 45 का मान पता होना चाहिए, 1/√2 होता है। सॉरी यहाँ पे कॉस 60 दे दे, अच्छा रहेगा, कॉस 60 दे दे तो 1/2 रहेगा, 1/2, 2 से 2 कट गया, 5 जूल किया गया कार्य आंसर। तो वहाँ पे दे सकता है न्यूमेरिकल, तो ईजी न्यूमेरिकल है, अगर आपको पता है तो आसानी से बन सकता है।
घर्षण बल किसका उदाहरण है? तो घर्षण बल यह असंरक्षित बल है। अभी हमने बताया ना कि यह संरक्षण मुश्किल है। असंरक्षित बल या प्रतिक्रियात्मक बल है। यह यहाँ पे संरक्षित और क्रिया दिया है। अगर प्रतिक्रियात्मक होता तो ऑप्शन 2 हो सकते थे। ध्यान रहे, प्रतिक्रियात्मक है ऑप्शन। तो घर्षण बल असंरक्षित बल का उदाहरण है। संरक्षित बल वह बल जिसका अर्थ केवल वस्तु अंतिम विस्थापन द्वारा निर्धारित होता है, यह पथ स्वतंत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल संरक्षित बल के उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल यह संरक्षित बल के उदाहरण है। यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल यह संरक्षित है। असंरक्षित बल वह बल जिसका कार्य वस्तु द्वारा किए गए पथ द्वारा निर्धारित होता है। यानी असंरक्षित बल कैसा बल? जो वस्तु अगर कोई गमन कर रही है पथ पर, तो उस पथ पर निर्भर होता है कि उस पथ पर जितना अगर विरोध में गमन कर रही है प्रतिक्रिया के रूप में, तो उस पर निर्भर करता है। यह पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल वायु प्रतिरोध असंरक्षित बल का उदाहरण है। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा कार्य जूल। तो किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो किया गया कार्य का क्या होता है? बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी, तो बल का मात्रक न्यूटन होगा और बल की दिशा में तय की गई दूरी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर भी एक इसका परिभाषा आ रहा है। तो कार्य का न्यूटन मीटर हो सकता है और ऊर्जा का मात्रक जूल मार देंगे। शक्ति का मात्रक वाट। बाकी और कोई चौथा भाई किधर है? अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन देना है। हाँ, तो एक कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी हो जाएगा और जूल भी हो सकता है। शक्ति का मात्रक वाट होगा। तो 1 का 1 3 और सी का 2। हाँ, तो यहाँ पे मिला ना, एक का 1 3, बाकी किसी में ए का 1 3 नहीं है। ए का 1 3 किसी में नहीं है। तो ए का 1 3 और सी का 2 4 और बी का 1। बी का भी ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, तो बी का भी 1 हो गया और सी का 2 और 4। सी का शक्ति का मात्रक वाट और हाँ, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड सही है। हाँ भाई, शक्ति का मात्रक तो कार्य करने की दौड़ को, कार्य करने की जो दौड़ है, कार्य करने की दौड़, तो कार्य का मात्रक एक हम लोग निकाले थे न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या निकाले थे? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर, तो कार्य करने की दौड़ को न्यूटन मीटर में समय से डिवाइड करेंगे, यही कार्य करने का दौर हुआ। यानी कार्य कितना इकाई होता है, तो प्रति इकाई कार्य करने की जो दौर है उसको शक्ति कहते हैं। तो न्यूटन मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो न्यूटन मीटर और समय ऊपर जाएगा तो प्रति सेकेंड। प्रति को हटाएंगे अगर तो ऊपर माइनस लग जाएगा, तो न्यूटन मीटर। तो शक्ति का मात्रक एक ये भी होगा और एक ये भी होगा। कार्य का मात्रक एक ये भी होगा, एक ये भी होगा। और क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया है भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन मज़ा दे देगा एग्जाम में। गलती अधिकतर लोगों का होने का चांस बढ़ जाएगा इसमें। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर है। कैसे होगा, कैसे है ये तो बता दिया। ऊर्जा का मात्रक जूल है। शक्ति का मात्रक वाट या न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, या इसको जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। न्यूटन मीटर, अब न्यूटन मीटर को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, क्या कि कार्य का मात्रक है तो जूल, और न्यूटन मीटर पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड, तो इसको जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। वो बना के देगा, आप लोग को तोड़ना है, बस पता होना चाहिए कि किसका क्या टूट जाएगा। 1 वाट शक्ति है। 1 वाट शक्ति क्या है? एक मशीन जो हर सेकंड में 1 जूल काम करती है, वह मशीन जो हर 2 सेकंड नहीं, इकाई सेकंड, वह मशीन, ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इकाई सेकंड, इकाई समय। 1 वाट उस मशीन की शक्ति को कहते हैं जो हर सेकंड में 1 जूल काम कर रही है। शक्ति प्रति इकाई समय में, देखिए इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। यानी कार्य करने की जो दर है इकाई समय में, वही शक्ति कहलाती है। इस प्रकार अगर कार्य अदिश राशि है तो शक्ति भी अदिश राशि ही होगी। शक्ति की इकाई वाट या जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और वेग का गुणनफल शक्ति। बल और वेग का गुणनफल कैसे? तो बल शक्ति बराबर कार्य करने की दर होती है। कार्य करने की दर कार्य, तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी। अब यहाँ पे कितना अच्छा से फंसा दिया हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग टेंशन में आ जाएंगे कि त्वरण है, संवेग है, कार्य है, शक्ति है, क्या होगा। तो पहले इसको यहीं से आंसर आएगा, ऑप्शन पे नहीं जाना है। तो बल पहले हो गया बल, तो बल और वेग। तो बल का मात्रक न्यूटन और वेग का मात्रक
मीटर, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, यानी न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, ये वाला हटा देंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, या ये किसका मात्रक है? अभी ने ऊपर बताया शक्ति का मात्रक है। न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक है। कैसे? तो बल और बल की दिशा में तय की गई। अब यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, तो वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर यानी वेग या चाल, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन दूरी का मात्रक है तो मीटर, और बटा में समय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेग हो गया, और इधर न्यूटन बल है तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो शक्ति का मात्रक। कॉन्सेप्ट रहेगा तो बन जाएगा ऑप्शन इजीली। बल और वेग का गुणनफल परिमाण हमेशा शक्ति होता है, होगा ही भाई, दूसरा कुछ भी नहीं। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है यह एक अदिश राशि है। शक्ति कार्य बटा शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और तो बल गुना वेग हो गया। शक्ति का इकाई जो हम समझा दिए हैं उसे समझिए। 1492 वाट किसके बराबर है? 1492 वाट, तो आप लोग को पता है 1492 वाट कितना के बराबर होगा? क्या? तो 1 HP बराबर कितना होता है पता है? 1 HP बराबर होता है 746 वाट। इसको याद कर लीजिए। अब जय वाट पूछे, 15,000 वाट पूछे तो भाग देते जाइए। तो 1496 में 746 से भाग दीजिए, जितना निकल गएगा उतना HP भाग दीजिएगा, तो 2 HP आएगा आंसर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा, तो किलो वाट और घंटा, किलो वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो किलो वाट और घंटा, यह जो इकाई है यह ऊर्जा या कार्य, किसकी? ऊर्जा या कार्य। शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, इसका सही आंसर है। आप लोग को समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग तोड़ने का कोशिश करिए, और इसको समझिए कि कैसे होगा। इसको नहीं तोड़ेंगे, और क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो 2 घंटा में 10 क्वेश्चन बनेगा। कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बुला रहा है? 1 सेकेंड। हाँ चलिए, कौन सा कथन कहाँ गया? कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है? तो वस्तु की गति के कारण जो उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा, पता है कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थिति ऊर्जा, ये भी सही है। गति के कारण गतिज ऊर्जा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण कोई अगर ऊर्जा हम उत्पन्न कर दे रहे हैं तो वो स्थिति ऊर्जा। जैसे कि कोई पत्थर ज़मीन पर रखा हुआ है 2 kg का, 2 kg का पत्थर ज़मीन पर रखा हुआ है, 2 kg का पत्थर है ज़मीन पर रखा हुआ है। इसको हम हाथ से उठा के ले गए और छत पे रख दिए। मतलब मेरा छत 100 मीटर ऊंचाई पे है, 50 मीटर ऊंचाई पे है, 20 मीटर, 10 माले का 2 माले जहीं कहीं भी हो ऊंचाई पे ले जाके इस पत्थर को रख दिए। तो अब इस पत्थर में ना ऊर्जा संचित हो गया, वह ऊर्जा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। अब ये नीचे पड़ा हुआ था ज़मीन पे, 2 kg का था, अब यह 100 मीटर ऊपर चला गया ऊर्जा। तो कार्य करने की जो इसमें क्षमता विकसित हो गई। क्या क्षमता हुई? ऊपर से अगर इसको हम फेंकेंगे तो ये नीचे आएगा, ऊपर से अगर छोड़ देंगे इसको तो ये स्वतंत्र अवस्था में नीचे आएगा। तो इसने कार्य किया, ऊपर से नीचे चल के आ गया, तो इसके द्वारा किया गया कार्य। भले यह कार्य जो है इसका भिखमंगा वाला कार्य है, यह कार्य इसको भीखे में मिला है। हम ले जाकर ऊपर रख दिए, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो मंगनी में कार्य किया। ये अपना से कोढ़िया है, कोई कार्य नहीं करा था, लेकिन मेरे वजह से यह कार्य किया। तो हमने इसकी स्थिति में परिवर्तन ला के इसको यूटिलाइज मतलब कार्य में बदल दिया। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा स्टोर होती है, संचित होती है, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, वो स्थिति गतिज ऊर्जा होती है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी तक तो सही है। तीसरा ऑप्शन, यदि शरीर पर बल लगा सकते हैं तो यदि शरीर बल लगा सकता है और विस्थापन कर सकता है तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा, शरीर बल लगाएगा, सही बात है, और विस्थापन कर दिया। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 20 kg का गोला है, इसको शरीर धकेल के यहाँ पे पहुँचा दिया, तो यहाँ पे इसको विस्थापित कर दिया। इसको इस स्थान से यहाँ पे पहुँचाना ही विस्थापित है। विस्थापन मतलब उसके स्थान को परिवर्तित करना विस्थापन है। तो इसको धकेल के आदमी शरीर यहाँ लगा दी, तो शरीर के अंदर एनर्जी कहाँ से है? तो शरीर के अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिससे कार्य होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। मेरे हिसाब से आंसर इसका डी होना चाहिए। डी है। वस्तु पर गति के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसको गति ऊर्जा, इसका सूत्र भी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से देखिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। क्या? ½ mv²। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन NTPC रेलवे जो है अधिकतर बनाता है। काइनेटिक एनर्जी इसमें बोलेगा कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या होगी? तो भाई वेग को 2 गुना करेंगे तो वेग का v का स्क्वायर है, तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। वेग को अगर आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो है ना वह 1/4 हो जाएगी, क्योंकि v² है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो वेग को दुगुना करने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो रही है।
आगे पूछ देता है कि द्रव्यमान को 5 गुना करने से गतिज ऊर्जा, तो द्रव्यमान को 5 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी 5 गुना होगा, काहे कि द्रव्यमान में स्क्वायर न है, नहीं कोई डिवाइड में कुछ है, तो द्रव्यमान को जितना गुना करेंगे गतिज ऊर्जा उतना गुना होगा, और वेग को जितना गुना करेंगे गतिज ऊर्जा उसका स्क्वायर गुना होगा, क्योंकि भी स्क्वायर है, तो इसको समझ गए। और एक होता है एक गतिज ऊर्जा हो गया, और स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है mgh। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh, तो बोलेगा कि m मतलब द्रव्यमान, m मतलब मास द्रव्यमान, g मतलब हो गया mgh मतलब गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर, और h मतलब हो गया हाइट। तो अब जैसे कि हम बता दें कि 2 kg का पत्थर है, उसको हम हाँ सही है, 2 kg का पत्थर है और उसको हम ना छत पे 20 मीटर ऊपर छत पे ले जाकर रखती है, तो हाइट हो गया 20, और जी का मान कितना है 9.8, तीनों को गुना करेंगे तो वही स्थिति, उसमें जो ऊर्जा संचित हुई स्टोर हुई वही स्थिति ऊर्जा निकल के आ जाएगी, वही आंसर होगा। तो अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा जो है वह का सूत्र है क्या mgh। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइट बढ़ाने से स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी बॉस। द्रव्यमान बढ़ाने से, तो द्रव्यमान के बढ़ने से भी स्थितिज ऊर्जा बचती है। जी यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर हम घटा दें तो 9.8 से कम कर दे तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा, और इसको बढ़ा दे तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। तो को बोल सकता है ऐसे कि किसी प्लैनेट पे जी का मान पृथ्वी की तुलना में कम है, तो वहाँ पृथ्वी की तुलना में स्थितिज संचित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो भाई साहब कम होगा, कि जी का मान जहाँ कमेगा वहाँ स्थितिज ऊर्जा कमेगी। तो यानी mgh तीनों जो है ना, यह तीनों जो है स्थितिज ऊर्जा के, ये तीनों के बढ़ने या घटने से स्थितिज ऊर्जा भी बढ़े या घटेगी, ये तीनों। बाकी अगला है वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण, ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन mgh। यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा, पिंड पर कार्य किया जाता है, अगर हम किसी पिंड पर कार्य करेंगे तो उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। पिंड पर जब हम कार्य करते हैं, अब कोई पिंड है उसको धक्का दे रहे हैं, तो पिंड संचित है, उसको हम धक्का दिए उठा के इधर उधर किए, तो उसमें ऊर्जा बढ़ी ना, तो बढ़ जाती है। यह सोचने पे भी सब आंसर आ सकता है। पिंड पर किया गया कार्य उसकी ऊर्जा बढ़ा देती है, पिंड ऊपर उठ जाता है, और पिंड पर किया गया कार्य, पिंड पर जब कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। पिंड नीचे की ओर जाता है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होता है, की ऊर्जा नीचे जाएगा तो कम होगा। टक्कर के दौरान क्या होता है, टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं भाई, गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी, टक्कर में गतिज ऊर्जा चेंज बदल जाएगी। संवेग, हाँ ये संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन से बी सही है। उसका जो कुल संवेग क्या होता है, संवेग, अब बात आया कि संवेग किसको बोलते हैं। संवेग भाई साहब किसको बोलेंगे, संवेग का अर्थ होता है, संवेग जो होता है यह द्रव्यमान मास और वेग v, इस दोनों का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। यह जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है ना, यह हमेशा संरक्षित रहेगा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। अगर टक्कर से पहले का इसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल 60 है, तो टक्कर के बाद द्रव्यमान और वेग का गुणनफल भी 60 ही होगा ऑलवेज। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो संवेग होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, इस चीज़ को याद रखिएगा। टक्कर एक ऐसी घटना है जिसमें दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, तो टक्कर से पहले दोनों पिंड का जो द्रव्यमान गुणनफल है वो बराबर, दोनों बाद टक्कर के बाद भी बराबर ही रहेगा। बहुत कम समय के अंतराल पर यह बल लगता है, और टक्कर के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। गतिज ऊर्जा केवल प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान ही संरक्षित रहती है, अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान, यानी प्रत्यास्थ टक्कर यानी पुनः उस स्थिति में लौट जाना, उस स्थिति में गति ऊर्जा संरक्षित रहती है। गति, पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है, पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है, तो भाई साहब पत्थर मारे तो चोट लगा, तो प्रतिक्रिया में चोट लगा है, इसमें न तो जड़त्व का कोई योगदान है, न वेग न संवेग। पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट प्रतिक्रिया के कारण लगती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जड़त्व किसी पदार्थ का वह अंतर्निहित मूल विशेषता है, इस विशेषता के कारण गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वही वेग कहलाता है। समय विस्थापन में परिवर्तन की, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। तो दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, दूरी बटा समय बराबर चाल होता है, दूरी बटा समय बराबर चाल होता है। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। उसी प्रकार विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन न्यूनतम दूरी है। जैसे कि विस्थापन क्या है, एक प्रकार का, यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया तो यहाँ इसे यहाँ पहुँच गया, यहाँ तो ये इतना डिस्टेंस किया 100 मीटर, और यहाँ से यहाँ 20 मीटर, तो ये न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो वेग निकलता है ना,
इस प्रकार 20 मीटर बटा समय में भाग देंगे तो वेग निकलेगा, और पूरा 100 मीटर भागा समय से भाग देंगे तो चाल निकलेगा। तो चाल और वेग सबका मात्रक एक रहेगा। चाल का वेग का मीटर प्रति सेकेंड, विस्थापन और दूरी का मीटर, समय का 2 सेकेंड होता है। भाई क्वेश्चन कौन था, किधर गया? हाँ, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। संवेग गतिमान पिंड की एक विशेषता है। संवेग जो है गतिमान पिंड की एक विशेषता है। 1 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के मथने पर उसमें मलाई अलग हो जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? तो दूध के मथने पे मलाई का अलग होना हुआ केंद्र प्रसारक बल के कारण होता है। क्या? केंद्र प्रसारक बल, इसको अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय। केंद्र से बाहर की ओर लगता है। केंद्र प्रसारक यानी केंद्र से पसरता है बल, केंद्र से बाहर की ओर फैलता है बल, तो केंद्र प्रसारक या अपकेंद्रीय। केंद्र के अप, केंद्र के परे, केंद्र के बाहर। और अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर लगने वाला बल है। घर्षण समझ रहे, गुरुत्वाकर्षण समझ रहे। तो यह इसमें और वॉशिंग मशीन दोनों में इसका यूज होता है। दूध के मथने से मलाई अलग होता है, ऐसा केंद्र प्रसारक बल या अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। केंद्र प्रसारी बल जो होता है एक छद्म बल होता है, और केंद्र से घूमने के कारण पिंड पर यह काम करता है। उसके बाद क्रीम सेपरेटर और वॉशिंग मशीन में केंद्र प्रसारी बल के सिद्धांत पर जो है यह काम करता है। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है वह किसका उदाहरण है? तो बैलगाड़ी के पहिए की जो गति होती है दोलन और घूर्णन गति, दोलनशील और रूपांतरित गति, स्थानांतरीय और घूर्णन गति। स्थानांतर यह परिवर्तित होता है और घूर्णन होता है स्थान के साथ। तो सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए और की गति और स्थानांतरणीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। रोलिंग गति में पिंड का द्रव्यमान सीधी रेखा में चलता है, जबकि पहिए के सभी कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब समझ के भी मार दीजिएगा। एक क्वेश्चन, एक गोली क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है, उसमें धंस जाती है। इस प्रतिक्रिया में कौन सी मात्रा संरक्षित रहेगी? तो जब टकराएगी तो बताया था कि संवेग संरक्षित रहता है। दो पिंड टकराएगी तो एक गोली एक क्षैतिज घर्षण रहित है, मेज पर ठोस ब्लॉक से टकराती है तो वो उसमें धंसती है। इस प्रतिक्रिया में कुल संवेग संरक्षित रहेगा। वस्तु पर लागू बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो सिस्टम का संवेग संरक्षित रहेगा। न्यूटन के तीसरे नियम के आधारित संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो है पिंड का भार जो है शून्य होगा। आधा उदाहरण है, पृथ्वी के केंद्र में जो है भार जो है शून्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा, रट जाइए इसको। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है। भार एक बल है। भार क्या है? एक बल है। भार एक बल है। द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार बदलता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, भार में परिवर्तन होता है। तो भार बल है, और इस जो वस्तु द्वारा अनुभव होता है, संपर्क में और सतह द्वारा लगाया जाता है। वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। वस्तु का भार किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी पे, यानी जो 9.8 मीटर पर सेकंड इस जी का वैल्यू होता है, इस पे निर्भर करता है क्या? वस्तु का भार। और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो होता है, यह जी का मान ही शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार भी शून्य हो जाएगा। यानी जी का मान घटने से, जी का मान अगर घट रहा है, अगर किसी जगह पे जी का मान जो है यह घट रहा है, तो वस्तु का भार घटेगा। वस्तु का भार, वेट, डब्लू, यह क्या करेगा? घटेगा। डब्लू बराबर एम जी होता है। क्या? एम जी। तो एम जी, तो ये मास इंटू जी। तो जब जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा, जी का मान बढ़ेगा तो भार भी घटेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg है और उसका, तो पृथ्वी पर उसका भार, तो 9 × 5 = 45, 9 नहीं 10 मानिए, 9.8 है। पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा की तुलना में अधिक है, तो वहाँ पे भार जो है बढ़ जाएगा। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करने में उसका औसत वेग क्या कहलाता है? कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा हो तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करने पर उसका औसत वेग क्या कहलाता है? औसत वेग 1 चक्कर पूरा करने के समय पर निर्भर करता है। समय क्या? 1 सेकेंड दिया था, समय कहाँ से आ गया? औसत वेग शून्य है। औसत वेग औसत गति के समान है। औसत वेग गति के समान है, नहीं चाल के समान वेग नहीं हो सकता है। ये तो कुछ ये नहीं, शून्य आंसर इसका होगा। औसत वेग जो है 1 सेकेंड में शून्य हो जाएगा। 1 सेकेंड में अगर चक्कर लगाता है तो उसका औसत वेग जो होगा वह शून्य हो जाएगा। कि फिर यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे, यहाँ भी बात हो रही है,
तो 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करता है, तो पिंड का औसत वेग, एवरेज जो वेग होगा, वेलोसिटी, वो 0 होगा। औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो वृत्ताकार औसत वेग मतलब हो गया कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो वेग वेग नहीं, यहाँ पे वेग, तो यहाँ से ये चला और यहाँ पे पहुँचा, तो इसके द्वारा विस्थापन कितना हुआ? अब दूरी तो ये यहाँ से यहाँ तक कर लिया, मान लीजिए कि 20 मीटर, इसका परिधि हो गया 20 मीटर, दूरी इतना तय कर लिया। लेकिन यह वृत्ताकार पथ भी इसलिए बोला, तो अब यहाँ से चला और फिर यहीं पहुँच गया, तो ये तो 0 मीटर डिस्टेंस न ट्रैवल किया। तो 0 और कुल समय, और समय यहाँ पे इसको जो भी लगे, लेकिन जब 0 आ जाता है काम खत्म, सब 0। तो वृत्ताकार गति में 1, 2 या 3 से लेकर n पूर्ण चक्करों में पिंड 100 चक्कर भी लगाएगा ना वृत्ताकार पथ में, और पुनः अगर इस बिंदु पर आएगा तो वह 0 ही होगा, बहुत विस्थापन 0। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, जड़त्व के नियम से। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो पहला वैज्ञानिक था जिसने गति की अवधारणा और जड़त्व के नियम की खोज करी थी। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और दूसरे नियम से बल का व्यंजक यानी कि बल का परिमाण यानी कि बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र, बल फोर्स, F बराबर क्या होता है? फोर्स मतलब m इंटू ए, मास इंटू एस रिलेशन। मास मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का पूरा क्या निकल गया? मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन का अगर वैल्यू पूछ देता है एग्जाम में तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हम लोग कहाँ थे भाई? यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है, दूसरा नियम बल का व्यंजक हाँ सही है। यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चलती है तो शरीर का प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में घूमता है। यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चल रही है तो शरीर का प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में घूमता है, जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, और जिसे कहा जाएगा तो घूर्णन की धुरी उसको कहते हैं। धुरी सेंटर से, मान लीजिए कि हाथ में कोई रस्सी लिए और रस्सी में पत्थर बांध के नचा रहा है, तो हम जहाँ से वो रस्सी पकड़ा हुआ है वो उसका धुरी कहलाएगा। यदि कोई वस्तु पूर्णतः घूर्णी गति कर रही है तो शरीर का प्रत्येक कण एक वृत्त में घूमता है, जिसे केंद्र एक रेखा पर स्थित होगी और घूर्णन अक्ष कहलाएगा। घूर्णन गति में प्रत्येक कण समान समय में समान कोणीय दूरी। घूर्णन गति में जो है, घूर्णन गति का एक परिभाषा याद रखिएगा कि प्रत्येक कण जो होता है वह समान समय में समान कोणीय दूरी तय करता है। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि विराम जड़त्व। बस विराम में था तो व्यक्ति भी विराम में थे, तो विराम में था, बस एकावेग चला तो बस शरीर जो था वो विराम में रहने की आदत थी, लेकिन एकावेग चला तो वह जब तक गति में आया तब तक शरीर का ऊपरी हिस्सा चाहता है कि विराम में रहे, इसलिए पीछे की ओर झुकता है। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो उसमें बस में बैठा यात्री गिरने लगता है। इस घटना को विराम जड़त्व के उदाहरण से समझते हैं। जड़त्व किसी पदार्थ का मूल अंतर्निहित उसके अंदर निहित विशेषता है, और इस विशेषता के कारण गति की स्थिति में बदलने में सक्षम नहीं होता है। जब कोई बस अचानक रुकती है तो बैठा यात्री आगे की ओर झुकता है। क्यों? क्योंकि बस चल रही होती है तो यात्री भी चल रहा होता है, सामान भी चल रही होती है, तो उसे वह अपने आप को गति में बनाए रखने की चेष्टा करता है, गति में रहना पसंद करता है। लेकिन जब एकावेग रुकती है तो शरीर का जो हिस्सा है वह गति में रहना पसंद करता है, इसलिए निचला हिस्सा तो रुक जाता है पैर के इधर का, लेकिन सही आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वो गति में रहना पसंद करता है। और ऐसा होता है गति जड़त्व के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने वाली वर्षा बूंदें दिशा के जड़त्व के कारण अपनी गति की दिशा नहीं बदल सकती है। सही बात है भाई। घर्षण को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो घर्षण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय है? तो सतह का चमकदार होना एकदम सही बात है। घर्षण जो है रूखड़ा रोड पे ज़्यादा होगा, टाइल्स पे बहुत कम होगा। स्नेह का यानी लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करके घर्षण को कम कर सकते हैं, और संपर्क क्षेत्र को कम करके, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि कोई चौकी है तो चौकी में 4 पाए है, तो उसको अगर हम फर्श पे रखते हैं टाइल्स पे तो उसको घसीटते हैं तो थोड़ा सा आसान है घसीटना, लेकिन चौकी को पलट दिए जिस पे हम लोग सोते हैं उसको नीचे ज़मीन पे कर दिए, और तब उसको नीचे से ही पकड़ के खींचना है, उसका पैर पकड़ के नहीं, नीचे से पकड़ के खींचते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा कि उसका जो सतह क्षेत्र है ना, सतह क्षेत्र यह बढ़ गया। सतह क्षेत्र जितना कम रहेगा ना, घर्षण बल उतना ही कम उत्पन्न होगा। तो इसका तीनों विकल्प सही होगा।
सतह के चमकने, स्नेह का प्रयोग करने और संपर्क क्षेत्र कम करने से घर्षण कम हो सकता है। घर्षण एक प्रतिक्रिया बल है। घर्षण हमेशा दो सतह के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल संपर्क सतह पर निर्भर जो है करता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन स्थिर बल जिम्मेदार है? तो किसी वस्तु की गति की अवस्था बदलने के लिए जिम्मेदार बल है घर्षण बल। घर्षण बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए जिम्मेदार है। जब कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिक्रियात्मक बल है। घर्षण बल संपर्क के सतह पर निर्भर करता है। केंद्र पराश्रक बल जो होता है, यही केंद्र के बाहर की ओर प्रसार यानी फैलने वाला बल वृत्तीय गति के खिलाफ जिम्मेदार है। और केंद्र प्रसारक बल एक छद्म बल है जो घूर्णन के केंद्र से दूर कार्य करता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसको अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। जड़त्व एक पदार्थ की मूल अंतर्निहित विशेषता है और इस विशेषता के कारण गति की स्थिति बदलने में सक्षम नहीं हो पाती। द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहा जाता है। तो द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ड्रैग, उत्प्लावन, अपथ्रस्ट और संवहन। तो द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी कि ड्रैग कहा जाता है। क्या? कर्षण। द्रव्य द्वारा जो बल लगता है उसको कर्षण, ड्रैग कहा जाता है। द्रव्य के माध्यम से वस्तु पर द्रव्य घर्षण कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। कितना घर्षण से क्वेश्चन है। रेलवे ट्रैक वक्र पर बनाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक वक्राकार बनाए जाते हैं ताकि क्या? ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक केंद्र प्रसारक बल प्राप्त किया जा सके। रेल की पटरियों और पहाड़ियों के बीच कोई घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। ये क्या है भाई? पहियों के बीच। रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त, यह अभी रेलवे के जो ट्रैक है वह वक्राकार बनाने का कारण होता है कि अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके, क्षैतिज घटक में अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके और ट्रैक पे रेल का पहिया जो है सही से रेल के अंदर की ओर नहीं गिर सके। ये तो गलत है। रेल की पटरियाँ वक्राकार यानी झुकी होती है ताकि रेल भीतर की ओर क्षैतिज अभिकेंद्रीय बल, मेन इसका है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सड़क के झुकने के लिए अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव बढ़ता है और प्रतिकर्षी बल का प्रभाव घटता है। वृत्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल जो होता है वह केंद्र पराश्रक बल के बराबर होता है, यानी केंद्र के अंदर की ओर लगे। और कोई गति अगर ये कोई जगह और इसके चारों ओर कोई गति कर रहा है तो इसके अंदर की ओर जो बल लग रहा है कि अभिकेंद्रीय बल, इसको बाहर की ओर भी एक बल लग रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा वृत्तीय गति में, ऐसे नहीं रैखिक गति में नहीं, वृत्तीय गति में। स्थिर गति वाली वस्तु है। स्थिर गति वाली वस्तु जो है हमेशा स्थिर गति वाली वस्तु में त्वरण नहीं होगा। पहले आंसर सही है। त्वरित नहीं, जब वस्तु रुकी है तो त्वरण कहाँ से आएगा? त्वरण की क्या परिभाषा है? समय के साथ वेग में जो परिवर्तन आता है उसी को त्वरण कहते हैं। समय के साथ। अब कोई वस्तु वेग कब होगा? जब मतलब वेग में मतलब चल रहा है। जब चलिए नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो उसके वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, तो त्वरण ही नहीं होगा। तो स्थिर गति वाली वस्तु में त्वरण नहीं होता है, क्योंकि त्वरण तब होगा जब वस्तु चलेगी, यानी कि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसी को त्वरण कहते हैं, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो समय t हो गया, वेग में परिवर्तन की दर भागा वेग में परिवर्तन, तो इससे मीटर प्रति सेकेंड वेग में यानी समय में परिवर्तन, तो टाइम सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का SI मात्रक। स्थिर गति वाली वस्तु त्वरित नहीं होती है। यदि कोई पिंड एक समान गति से गति कर रहा है तो पिंड द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान होगी। ये समझ गए ना? यदि कोई पिंड एक समान गति से गति कर रहा है, एक समान गति, इसकी गति जो है चाल जो है एक समान है, तो पिंड द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान होगी। सब समान है तो समाने मार देना। दूरी समय का ग्राफ जो है वह ढलान की गति को देता है। यदि कोई वस्तु असमान गति से घूम रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान समय अंतराल में असमान होती है। वस्तु असमान गति से घूम रहा है तो उसकी जो दूरी होगी वह समान समय अंतराल में असमान होगी। अगला क्वेश्चन, फायर करने के बाद तोप पीछे हटता है। भाई तोप पीछे हटने का कारण न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। बंदूक पीछे हटेगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सिद्धांत के अनुसार फायर करने के बाद तोप पीछे हटती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही शरीर पर लागू नहीं हो सकता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को
एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि वे अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? एक समान त्वरण, त्वरण एक समान है, त्वरण बदल नहीं रहा है। नीचे जा रही वो लिफ्ट में एक व्यक्ति की स्पष्ट वजन, तो जब व्यक्ति स्थिर हो तो वजन अधिक होगा, जब व्यक्ति स्थिर हो तो वजन दोगुना होगा, जब व्यक्ति स्थिर हो तो वजन कम होगा, और जब व्यक्ति स्थिर हो तो वजन बराबर होगा। भाई बराबर तो नहीं होगा पहला बात, क्योंकि त्वरण के आने से वो या तो हल्का या तो भारी का अनुभव करेगा। तो कह रहा है कि जब समान त्वरण के साथ व्यक्ति अगर नीचे जा रहा है तो जब वस्तु नीचे जाएगा तो उसके शरीर में हल्कापन का अनुभव होगा, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वस्तु को लगेगा कि मेरा वेट बढ़ गया तो वस्तु भारीपन का अनुभव होगा। लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो वस्तु भारी अनुभव करेगा, और लिफ्ट जब नीचे जाएगी तो वस्तु हल्का अनुभव करेगा। तो व्यक्ति का वजन जो है वह उसको लगेगा कि मेरा वजन कम गया है अगर, तो लिफ्ट जब नीचे जाएगी तो वस्तु जो है वह हल्का अनुभव करेगा, लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो वस्तु भारी अनुभव करेगा। लिफ्ट में चढ़ के आप लोग अनुभव कर सकते हैं। वही बात को जो समझाया उसको लिखा है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। गति के नियमित अंतराल के बाद गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, तो खुद को दोहराती है वो कौन सी गति कहलाती है? आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति, अवमंदित गति, कंपन गति नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, अवमंदित, ये तो घटता हुआ है तो आवधिक गति कहलाएगी। गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहते हैं। गति जिसमें प्रत्यायन बल पिंड के अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है तो उसे कंपन गति कहते हैं। क्या? कंपन गति कहते हैं उसको। अवमंदित दोलन एक प्रकार का दोलन है जिसमें गति का कोई प्रतिरोध नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी, तो भाई साहब तरंग यह क्या? अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है उसमें जो गति है वह संपीड़न विरलन के रूप में, तो दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन। तो अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर ये हो गया, और एक क्रमागत गर्त, यानी शिखर यानी क्रम से आने वाला। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। सीधे गर्त बोलता तो कोई भी गर्त हो सकता था, लेकिन क्रम से आने वाला यहाँ का जो गर्त है इसको समझ लीजिए। तरंगदैर्घ्य किसको बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी, यानी श्रृंग मतलब ये ऊपर वाला वाक्य यानी इस दोनों के बीच की दूरी, या गर्त मतलब इस दोनों के बीच, ये गर्त हो गया। तो गर्त मतलब ये ट्रेंच गर्त मेरियाना गर्त समुद्र की गहराई में, तो ये दोनों के बीच की दूरी या ये दोनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। लेकिन यह क्या पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर, तो एक शिखर ये हो गया, और एक क्रमागत गर्त, क्रम मतलब जस्ट क्रम में आने वाला है उसके अगला, तो अगला क्रमागत ये हो गया। क्रमागत अगर फिर शिखर बोलता तो ये आ जाता, लेकिन क्रमागत गर्त बोला है तो ये आएगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी पूछ रहा है, तो भाई साहब दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो ये पूरा तरंगदैर्घ्य है, तो ये आधा पूछ रहा है, तो आधा क्या होगा? आधा तरंगदैर्घ्य। समझ में आ गया? किसी भी दिशा में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम, तो माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। दो क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य। अविचलित वस्तुओं को के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? भाई साहब इसको जड़त्व कहते हैं। या तो समान वेग से चल रहा है या समान वेग से, तो इसको जड़त्व। अविचलित वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति जड़त्व कहते हैं। सब पढ़े हुए। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के बारे में, वैज्ञानिक गैलीलियो ने जड़त्व का सिद्धांत दिया। इसका और है 35 का कि अब 36 आएगा भाई, 36 आ गया। तो कल हम लोग इसको कल हम लोग इकाई माप एवं करंट को ख़त्म करेंगे। बाकी आज 2 टॉपिक ख़त्म हो गया। इस दोनों का वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। आप लोग जिन लोगों को सहयोगी सिद्ध हो वे लोग देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मेरा खुद का रिवीजन हो, पढ़ाना उद्देश्य कहीं से नहीं है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपनी समझ विकसित हो रही है, और मैं अपना भी रिवीजन खुद के वीडियो को देखकर करूँगा, इसलिए डाल रहा हूँ समय के नज़ाकत को ध्यान में रखकर। तो आप लोग को जिन लोगों को ज़रूरत हो, इस वीडियो में ये मत समझिए कि इसको पता नहीं है हमको पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद के समझने के लिए यह वीडियो है, और जो 2-4 लोगों का एक बस रिवीजन एज रिवीजन इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।